नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम जीके जीएस की एक नई प्रैक्टिस सेट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपको डेली 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इन 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपके सभी प्रश्न शामिल रहेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, जर्नल साइंस, तो इन सभी सब्जेक्ट के दोस्तों आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे इन 50 प्रश्न में। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके रिवीजन के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आने वाले दिनों में आपका अगर कोई भी एग्जाम है, चाहे वह आपका सेंट्रल लेवल का हो या फिर आपके उत्तराखंड यूके SSSC या यूके PSC का, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दोस्तों हमारी ये क्लास महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप हमारी इस नई क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट को आप देखिएगा। हम सभी प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और दोस्तों उस क्वेश्चन से संबंधित आपका कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले रोमर के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कोरिनोग्राफ का प्रयोग जो किया जाता है तो वह सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने के लिए किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कोरोना क्या होता है? तो दोस्तों सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का भाग कोरोना कहलाता है, जिसे दोस्तों सूर्य मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग यह दोस्तों सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें 3 रंग की पट्टियां हैं, जिसमें दोस्तों केसरिया रंग की जो पट्टी है तो वह शौर्य एवं वीरता को दर्शाती है। सफ़ेद रंग की पट्टी यह दोस्तों सत्य तथा पवित्रता को दर्शाती है, और हरे रंग की पट्टी जो होती है तो वह दोस्तों हरियाली को दर्शाती है। और दोस्तों सफ़ेद रंग की पट्टी जो होती है बीच में, उसके मध्य में दोस्तों अशोक चक्र स्थित है, और ये अशोक चक्र दोस्तों अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, और ये 24 तिल्लियाँ दोस्तों 24 घंटे को दर्शाती हैं। और इस अशोक चक्र का जो रंग है ये दोस्तों नेवी ब्लू है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि राष्ट्रीय ध्वज जो बनाया था तो वह किसने बनाया? ये दोस्तों पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसलिए राष्ट्रीय ध्वज निर्माता के नाम से पिंगली वेंकैया को जाना जाता है, और इन्हें ही दोस्तों फ्लैग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिए जो सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा थी तो वह दोस्तों फोर्ट्रॉन थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट है। इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर में प्रोग्राम के लिए विकसित की गई अन्य जो भाषाएं हैं तो वह है दोस्तों पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, C++, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन और लिस्प। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपकी कंप्यूटर में यूज होने वाली लैंग्वेज हैं। 5वां प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थप्पा नहीं जमता है? तो दोस्तों शरीर में उपस्थित होता है हिप्पारीन, और हिप्पारीन के कारण ही दोस्तों शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, जबकि दोस्तों जब कहीं पर कोई शरीर का अंग कट जाता है और वहाँ से ब्लड निकलता है, और इस ब्लड के रक्त के थक्के को जमाने में जो सहायता करता है तो वह फाइब्रिन नामक प्रोटीन सहायता करता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो ये दोस्तों रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, और ये दोस्तों रेड ब्लड सेल में मिलकर शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन को पहुंचाना।
ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अपोलो 11। अपोलो 11 ये दोस्तों चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला यान था, ठीक है। और ये दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया था, और ये दोस्तों 1969 में भेजा गया था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जाने वाले जो 3 व्यक्ति थे वह थे दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन। जो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं तो ये है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के दोस्तों क्वीन मैरी लैंड भाग पर भारत का स्थायी केंद्र स्थित है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत ने दोस्तों अपना पहला अभियान जो भेजा था अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो वह दोस्तों 1981-82 में भेजा गया था, जिसका नेतृत्व किया था दोस्तों साइद जहूर कासिम ने, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद भारत ने अपना पहला शोध केंद्र जो स्थापित किया था अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो वह 1983 में स्थापित किया था, जिसका नाम है दोस्तों गंगोत्री। उसके बाद दोस्तों 1989 में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र यहाँ पर स्थापित किया, जिसका नाम है मैत्री। और दोस्तों तीसरा केंद्र जो स्थापित किया था भारत ने, तो वह 2012 में स्थापित किया था, और इसका नाम है भारती। तो याद रखिएगा कि भारत ने अब तक अंटार्कटिका महाद्वीप में अपने 3 शोध केंद्र स्थापित किए हैं। तीनों के नाम याद रखिएगा, गंगोत्री, मैत्री, भारती, ठीक है। कब कब भेजे? तो पहला भेजा था 1983 में, दूसरा भेजा 1989 में, और तीसरा भेजा था 2012 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष, पहले आप समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। जिस व्यक्ति को दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। और ये दूर की वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती हैं? क्योंकि दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है तो वह रेटिना के आगे बन जाता है। अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनता है तो वह दोस्तों प्रॉपर दिखाई देता है, ठीक है। अगर रेटिना से आगे बनेगा या पीछे बनेगा तो वह दोस्तों हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो याद रखेगा कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है तो वह दोस्तों रेटिना के आगे बन जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर रहेगा तो वह आप याद रखेगा, ठीक है, कि रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। अब एक होता है दोस्तों दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें दोस्तों हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और उसका कारण क्या है कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी भी वस्तु का भार अधिकतम जो होता है तो वह दोस्तों निर्वात वैक्यूम में होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग का कोण बनता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो कोण बनता है तो वह लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी गोदावरी। गोदावरी नदी का दोस्तों सबसे बड़ा बेसिन है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे हम गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी ये दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे ही दोस्तों दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा आदि नामों से भी जाना जाता है।
ये दोस्तों नासिक महाराष्ट्र से निकली है। ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों कृष्णा नदी। ठीक है। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। ठीक है। बात करेंगे हम दोस्तों कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और यह हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है दोस्तों तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर यह द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। इसे जो बनवाया था तो इसे दोस्तों चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। इसे ही दोस्तों राजराजेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। अब बात करेंगे हम ऑप्शन ए कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर। तो कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था तो वह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और इस मंदिर से ही दोस्तों दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो याद रखिएगा कि किस वंश के समय से द्रविड़ शैली की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो द्रविड़ शैली का जो उद्गम हुआ तो वह दोस्तों आपका पल्लव वंश के समय से हुआ था और द्रविड़ शैली में बना पहला मंदिर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है। ठीक है। बात करेंगे हम ऑप्शन बी की होयसलेश्वर का मंदिर। तो होयसलेश्वर का मंदिर यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है और इसे होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। इसे दोस्तों यूनेस्को में हाल ही में शामिल किया गया है और भारत से यूनेस्को में शामिल होने वाला होयसलेश्वर का मंदिर यह 42वां स्थल है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यह दोस्तों उड़ीसा में स्थित है जिसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। कांसपड़ की बात करेंगे तो कांसपड़ जो मुद्रा है यह है मौर्य काल की मुद्रा है। ठीक है। तो मौर्य वंश की मुद्रा कौन सी है? कांसपड़। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? तो ये क्या था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अलाउद्दीन खिलजी यह दोस्तों हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला शासक है। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे हम तो अलाउद्दीन खिलजी यह दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक है। ये सेना को नगद देने वाला पहला शासक है। इसी के द्वारा दोस्तों दिल्ली में अलाई दरवाजे का भी निर्माण करवाया गया था। इसी के द्वारा दोस्तों दशमलव पद्धति की शुरुआत की गई। ठीक है। और दोस्तों दाग प्रथा, हुलिया प्रथा की भी शुरुआत इसी के द्वारा की गई थी। इसी के द्वारा दोस्तों सबसे मजबूत बाजार व्यवस्था को भी लागू किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुए तो दोस्तों याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए थे 6 मंगोल आक्रमण। ठीक है। बात करेंगे हम बलबन की तो बलबन दोस्तों गुलाम वंश का शासक था। ठीक है। और गुलाम वंश का शासक था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसी के द्वारा दोस्तों सिजदा और पाबोस प्रथा को शुरू किया गया था और इसने ही दोस्तों नवरोज त्यौहार की शुरुआत की थी। ठीक है।
दोस्तों गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा दल चालीसा का गठन किया गया था और इस दल चालीसा को जो समाप्त किया था तो वह दोस्तों बलबन के द्वारा ही समाप्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ये दोस्तों सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला शासक है। इसी के समय दोस्तों डाक की शुरुआत की गई थी 1342 में। इसके समय दोस्तों मोरक्को यात्री आया था 1333 ईस्वी में, ठीक है। और इस मोरक्को यात्री का नाम है इब्न बतूता, ठीक है। और इस इब्न बतूता को ही दोस्तों यह चीन डाक के लिए भेजता है। इब्न बतूता जो है दोस्तों इसकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, रहेला और सफ़रनामा, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक है। तो याद रखिएगा कि ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसी के द्वारा दोस्तों सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया गया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। बताना है आपको, अगला प्रश्न है कि शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सभी प्रश्न दोस्तों आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। तो जितने भी आगे को दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे तो वह आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव जो पड़ता है तो वह निश्चित आय के व्यक्तियों पर पड़ता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि दोस्तों सर्वाधिक जो लाभ होता है तो वह व्यापारियों को होता है। अब हम समझते हैं दोस्तों कि मुद्रास्फीति होता क्या है। तो मुद्रास्फीति का सीधा सीधा अर्थ समझें तो दोस्तों महंगाई बढ़ना है। मतलब यह एक ऐसी स्थिति है कि जब दोस्तों व्यापारिक आवश्यकता से अधिक मुद्रा का प्रचलन हो जाता है, ठीक है। और जब दोस्तों मुद्रा का बाजार में अधिक प्रचलन होता है तो उसी कारण दोस्तों बाजार में महंगाई होती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? तो रोलिंग प्लान ये जो शुरू किया था तो ये दोस्तों गुन्नार मिर्डल के द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गुन्नार मिर्डल के द्वारा दोस्तों रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और रोलिंग प्लान ये दोस्तों विकासशील देशों में अपनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था। तो दोस्तों अष्टप्रधान का जो प्रधान होता था तो वह पेशवा होता था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। अष्टप्रधान जो होते थे तो यह दोस्तों शिवाजी के साम्राज्य में होते थे। अष्टदिग्गज की बात करें तो अष्टदिग्गज ये दोस्तों कृष्णदेवराय के दरबार में होते थे। और अष्टदिग्गज जो होते थे दोस्तों तो ये है तेलुगु साहित्यकार होते थे, ठीक है। जो दोस्तों कृष्णदेवराय है तो यह आपका तुलुव वंश का शासक है। और तुलुव वंश का जो संस्थापक आता है दोस्तों तो वह वीर नरसिंह आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय की बात करेंगे हम दोस्तों, इसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है अमुक्त मालदिया, ठीक है। अमुक्त मालदिया के लेखक कौन है? इस प्रकार से दोस्तों सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा अमुक्त मालदिया के लेखक हैं कृष्णदेवराय, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। कैपिटल मार्केट का अर्थ दोस्तों प्रतिभूति बाजार
म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, ये तीनों होता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 20वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित किस में नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स ये दोस्तों पालक में नहीं पाया जाता, जबकि पनीर, मछली और मक्खन इन तीनों में पाया जाता है। बात करेंगे हम पालक की, तो पालक में दोस्तों आयरन पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां जो रिट हैं, ठीक है, इनका उपयोग जो किया जाता है तो वह सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें 5 देश हैं, ठीक है, जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। ये 5 देश हैं दोस्तों, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ठीक है, तो याद रखिएगा इन 5 देशों को दोस्तों वीटो पावर प्राप्त है और इन वीटो पावर का जो प्रयोग किया जाता है तो वह दोस्तों सुरक्षा परिषद में किया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है दोस्तों वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? तो दोस्तों स्वर्ण भूमि बनाने के लिए जो भूमि दान दी थी तो वह अकबर ने दान दी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे हम स्वर्ण मंदिर की, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा दोस्तों तीसरे सिख गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 50 बीघा जमीन दान दी गई थी। ठीक है, और आगे चलकर दोस्तों बीबी भानी का जो विवाह होता है तो वह चौथे गुरु रामदास से होता है। ठीक है, और इन रामदास के द्वारा ही दोस्तों इस 500 बीघा जमीन पर अमृतसर जलाशय खुदवाया गया था और यहाँ पर ही दोस्तों अमृतसर नगर भी स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अमृतसर नगर जो बसाया था तो वह रामदास के द्वारा बसाया गया था, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, और इन चौथे गुरु के पुत्र आते हैं दोस्तों अर्जुन देव, और अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु बनते हैं और इन्हीं के द्वारा दोस्तों स्वर्ण मंदिर की नींव पाकिस्तान के मियाँ मीर से रखवाई गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? तो ये दोस्तों मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, और दोस्तों बाद में इस स्वर्ण मंदिर की जो छत बनवाई थी तो वह महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल यह दोस्तों केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो वह दोस्तों राष्ट्रपति में होती है। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है तो तब सही आंसर रहेगा प्रधानमंत्री में। ठीक है, तो पॉलिटी में दोस्तों सिर्फ जो खेल है तो वह शब्दों का खेल है। अगर आप पॉलिटी में शब्दों को अच्छे से पकड़ना सीख जाते हैं तो दोस्तों आपकी पॉलिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि खेल खो खो में कितने क्रॉस लाइन्स होती हैं? ठीक है, तो दोस्तों खो खो जो खेल होता है इसमें कितनी क्रॉस लाइन होती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो खो खो में दोस्तों 8 क्रॉस लाइन होती है, ये आप याद रखिएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि इसमें प्लेयर जो होते हैं दोस्तों तो प्लेयरों की संख्या होती है 9। सीधा क्वेश्चन बनता है कि खो खो खेल में कितने प्लेयर होते हैं? तो याद रखिएगा 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो 9 प्लेयर होते हैं तो वह बेसबॉल में होते हैं।
ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अन्य खेल में, जैसे कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, नेट बॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो आपको बताऊं कि कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल, इन तीनों खेल में 7 प्लेयर होते हैं। ठीक है। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें 11 प्लेयर होते हैं। आइस हॉकी और वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है। तो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? 4। ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आप याद रखिएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट्स। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों कवालूर में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मतलब इसरो, इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी 1969 में 15 अगस्त को। ठीक है। 15 अगस्त 1969 को दोस्तों इसकी स्थापना की गई। याद रखिएगा इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। और इसका जो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है, अंतरिक्ष को छोड़ने के लिए एक जो दोस्तों इसका स्थान है तो उसका नाम है श्री हरिकोटा। और श्री हरिकोटा ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं। अगला प्रश्न है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, इसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इसी में ही दोस्तों पहली बार भारत के द्वारा झंडा फहराया गया था। और इसी ही अधिवेशन में दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की गई थी? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी। और स्वराज की मांग को लेकर ही दोस्तों इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। लाहौर की बात करेंगे हम तो लाहौर जो है दोस्तों ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों तो वह इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट दोस्तों बड़ा निकोबार मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है। दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर की बात करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है तो वह दोस्तों प्रधान देशांतर पर होती है। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रधान देशांतर मतलब जीरो देशांतर। ठीक है। तो जीरो देशांतर को ही दोस्तों प्रधान देशांतर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसे ही दोस्तों माध्याह्न देशांतर के नाम से जाना जाता है। और जो दोस्तों प्रधान देशांतर है यह है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में स्थित ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। और पूरे देश में, ठीक है, जो समय निर्धारित होता है इसे ही ग्रीनविच से निर्धारित होता है। इसलिए दोस्तों इसे ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 5। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम न्यायाधीशों की जो संख्या हो सकती है तो दोस्तों 5 हो सकती है। वर्तमान में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में 33 + 1 न्यायाधीश हैं। ठीक है। 33 अन्य न्यायाधीश और एक दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है। कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ठीक है। 31वां प्रश्न है कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से
निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक भविष्य निधि। ठीक है, सार्वजनिक भविष्य निधि ये दोस्तों व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत योजना। ठीक है, तो इन तीनों से दोस्तों भिन्न है सार्वजनिक भविष्य निधि। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक ये दोस्तों दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों पारसेक। एक पारसेक में दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, और दोस्तों पारसेक का उपयोग जो किया जाता है तो वह अंतरिक्ष में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, 33वां प्रश्न है कि लार की प्रकृति क्या है? तो लार जो होता है यह दोस्तों आपका अम्लीय होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों ब्राह्मणों के प्रमुख देवता जो थे तो वह इंद्र देवता थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1924 में दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो की गई तो वह सचेंद्र सन्याल के द्वारा कानपुर में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचेंद्र सन्याल के द्वारा की गई थी। और इस संगठन ने ही दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन घटना घटित की थी। ठीक है, तो दोस्तों जो काकोरी ट्रेन घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, तो इसमें जितने भी सदस्य शामिल थे तो वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य शामिल थे। ठीक है, जिस कारण दोस्तों बाद में इस एसोसिएशन का नाम चेंज किया गया और इसका नया नाम रखा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना की तो वह दोस्तों भगत सिंह के द्वारा 1928 में दिल्ली में की गई थी। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों पेपर में पॉलिटी से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाने वाला जो है तो वह दोस्तों आपका ये प्रश्न है। ठीक है, प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति से दोस्तों हर एक पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी तो वह 7 सदस्यों की संख्या थी। इसमें दोस्तों 6 अन्य सदस्य थे और एक दोस्तों अध्यक्ष था। अध्यक्ष थे दोस्तों प्रारूप समिति के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति को दोस्तों पांडुलेखन समिति, मुखोटा समिति, ठीक है, और ढांचा समिति आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो 6 सदस्य थे तो कौन कौन थे? तो 6 सदस्यों में दोस्तों आपके KM मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित और TP खेतान। तो ये 6 सदस्य थे दोस्तों आपके प्रारूप समिति में। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन थे? तो याद रखिएगा KM मुंशी। ठीक है, 37वां प्रश्न है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय लिया जाता है तो वह दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि दोस्तों ग्राम पंचायत का चुनाव जो कराया जाता है तो वह राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत चुनाव का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 343 के में। ठीक है, ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मंगल। दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसमें एक उपग्रह है फोबोस और दूसरा है डीमोस।
ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति, और बृहस्पति ही का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों ज्ञानीमेड। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों ज्ञानीमेड। ठीक है। शनि की बात करेंगे तो शनि का दोस्तों एक उपग्रह है दोस्तों फोबो, और फोबो दोस्तों एक ऐसा उपग्रह है जो उल्टा घूमता है। उल्टा घूमने का मतलब पूरब से पश्चिम को यह चक्कर लगाता है। ठीक है। यूरेनस की बात करेंगे तो यूरेनस अरुण ग्रह दोस्तों ये एक आधुनिक ग्रह है जिसकी खोज दोस्तों 1781 में की गई थी, और इसके खोजकर्ता आते हैं दोस्तों विलियम हर्शेल। ठीक है। तो याद रखिएगा। और अरुण ग्रह को ही दोस्तों लेटता हुआ ग्रह और झुका हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह दोस्तों एक ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रह की तुलना में उल्टा चक्कर लगाता है। ये दोस्तों पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि किन दो ग्रह के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो दोस्तों मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। उरी जल विद्युत परियोजना यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे। तो दोस्तों भारत की जो देशी रियासत थी उन सभी को भारत में विलय करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह सरदार पटेल और बीपी मेनन ने निभाई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले दोस्तों लगभग 500 से अधिक देशी रियासत थी भारत में, और ये सभी दोस्तों भारत आज़ाद होने के समय भारत में विलय हो गई थी। पर दोस्तों 3 देशी रियासत भारत में शामिल नहीं हो रही थी। ये 3 देशी रियासत थी दोस्तों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह के आधार पर 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल किया गया था। ठीक है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर को पत्र विलय के आधार पर ही 26 अक्टूबर 1947 को शामिल किया गया, और दोस्तों उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे हरी सिंह। ठीक है। और इन्होंने ही दोस्तों विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए मैंने आपको बताया कि 3 देशी रियासत थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इन तीनों में से जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर तो भारत में शामिल हो गई, पर दोस्तों हैदराबाद जो देशी रियासत थी यह भारत में शामिल नहीं हो रही थी। इस कारण दोस्तों सरदार पटेल के द्वारा पुलिस बल के सहयोग से इसे भारत में मिलाया गया था। और जब दोस्तों हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया तो इसे शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो दोस्तों ऑपरेशन पोलो। और कब चलाया गया? 20 फरवरी 1948 को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम है एस के धर आयोग। और कब गठित किया गया? 1948 में। दोस्तों देश आज़ाद होने के बाद भारत अलग अलग राज्य के रूप में बंटने लगा था, और भारत का जो विभाजन होने लगा तो वह भाषा के आधार पर होने लगा था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला जो राज्य था तो वह आंध्र प्रदेश राज्य था। आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1953 में की गई थी। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब आंध्र प्रदेश राज्य बनता है तो और अन्य राज्य भी दोस्तों नए राज्य के लिए मांग करते हैं। ठीक है। तो नए राज्य बनाने के लिए दोस्तों एक नया आयोग गठित किया गया जिसका नाम है पुनर्गठन आयोग। और पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए पुनर्गठन आयोग को ही फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है।
फजल अली आयोग में दोस्तों 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुजरू, KM पालिकर। ठीक है, और ये आयोग दोस्तों 1955 में अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा कि पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष दी, तो दोस्तों 1955 में दी थी। इसके बाद दोस्तों 1956 में पुनर्गठन अधिनियम आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आया, 1956 में। ठीक है, और पुनर्गठन आयोग के बाद बनने वाला देश का पहला राज्य जो था तो वह दोस्तों गुजरात था। गुजरात की स्थापना 1960 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है, तो ये दी है दोस्तों संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, मतलब संवैधानिक उपचार। ये दोस्तों अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बाबा साहब ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोला है, तो अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचार हैं। मतलब दोस्तों अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके विरोध में न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बोला है दोस्तों अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों अवकाश प्राप्त करने की आयु कुछ नहीं होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, परंतु दोस्तों न्यूनतम सीमा निर्धारित है और न्यूनतम सीमा है दोस्तों 35 वर्ष। मतलब अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, तो याद रखेगा कि धन विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आता है तो उसे दोस्तों इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। इसे दोस्तों पुनर्विचार के लिए वह वापस नहीं भेज सकता। ठीक है, धन विधेयक की बात करेंगे तो दोस्तों धन विधेयक से संबंधित हम 4 अनुच्छेद पढ़ते हैं। 109, 110, 111 और 112। 109 में बोला है दोस्तों कि धन विधेयक की प्रक्रिया, ठीक है, धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है कि जब भी धन विधेयक आता है तो दोस्तों तो वह लोकसभा में पारित होता है। ठीक है, और यह दोस्तों राज्यसभा में पारित नहीं होता। अनुच्छेद 110 की बात करेंगे तो दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और धन विधेयक की परिभाषा को जो परिभाषित करता है तो वह दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष परिभाषित करता है। अनुच्छेद 111 की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 112 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 112 में दोस्तों भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बजट की जगह दोस्तों हम भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों चुना जाता है, जो कि लोकसभा का सदस्य ही होता है। अगला प्रश्न है कि एपिग्राफी क्या है, तो एपिग्राफी ये दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्रों को परिचित किया, तो ये क्या था दोस्तों 10वीं मंडल में। ठीक है,
ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें दोस्तों शूद्रों को परिचित किया गया है। घटिका क्या थे? तो दोस्तों घटिका ये उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज जो की तो वह दोस्तों आपकी हिप्पेलस के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दोस्तों कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में जो समय लगता है ये दोस्तों एक संयुति मास के बराबर लगता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये थे दोस्तों हमारे इस प्रैक्टिस सेट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट थे, सिलेक्टेड थे। हर एक प्रश्न को दोस्तों हमने डिटेल में जाना है, ठीक है। और एक प्रश्न से लगभग दोस्तों हमने 10 से 15 प्रश्न पढ़े हैं, ठीक है। अगर आपने दोस्तों ये पूरा प्रैक्टिस सेट देखा तो दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर दोस्तों आप बताइएगा कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, ठीक है। दोस्तों हमारे जितने भी आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आप एग्ज़ाम से पहले इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो दोस्तों एग्ज़ाम में ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी, ये आपसे मेरा वादा है। दोस्तों हम बहुत ही जल्द परीक्षा माड़ी रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके आने वाले कुछ ही दिनों में उत्तराखंड में नई पोस्ट आने वाली हैं, ठीक है, नई वैकेंसी आने वाली हैं। तो दोस्तों जितनी भी आने वाले टाइम में नई भर्तियां आएंगी तो उनके लिए दोस्तों आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों आयोग ने APS जो स्टेनो वाली भर्ती है दोस्तों ये जारी कर दी गई है, ठीक है। इसके दोस्तों 18 जुलाई से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 18 जुलाई से 99 पदों पर APS की भर्ती दोस्तों उत्तराखंड में शुरू होने जा रही है, ठीक है। और इसका दोस्तों बहुत ही जल्द पेपर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अभी से मजबूत कर लेना, जिससे आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।